हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की। इस सीरीज़ के अंदर हम डेली 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 500 प्लस क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिए। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, इन सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करें, सब लोग आ जाइए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिशनल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। यानी कि इंडिया का जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम की बात करें तो इसमें से कौन सा होगा एक्सपोर्ट का। बताइए, बहुत सिंपल है। देखिए, यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल आइटम की बात करें तो वो है सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक्सपोर्ट ये जो हम बात करें तो ये गैर पारंपरिक निर्यात है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट किया जाता है वो है आयरन और कॉटन एंड स्पाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग इज। अब बजटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये बताना है। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर। देखिए, बजटिंग करने का मेन पर्पस क्या होता है, हम अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें। ठीक है, हम ये एस्टिमेट लगा लें कि हाँ हमारा इतना अमाउंट है और हमें यहाँ खर्च करना है, जिससे कि हमारा ज़्यादा खर्चा ना हो और हमारे लिए फंड भी कम ना पड़े। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी कंट्रोलिंग करना। नेक्स्ट है ग्रेटर स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग इज कॉल्ड। यानी कि हम बात करें जहाँ पर हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हमारे सेटिस्फेक्शन मिले एक तरह से, या हम कंफर्ट हो इन सब चीज़ों में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर या नन ऑफ दिस। देखिए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेलफेयर, क्योंकि वेलफेयर में ओवरऑल ये सारी चीज़ें कंप्लीट कंसिडर की जाएंगी। क्योंकि देखिए, अगर फिजिकल वहाँ पर सेटिस्फाई है एम्प्लॉय, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि उसका वेलफेयर हो रहा है। मेंटली, इमोशनली वेलबींग है तो यानी कि वो वेलफेयर हो रहा है, यानी कि कंपनी उसके बारे में सोच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वेलफेयर यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इंक्लूड। अब जो हम स्टेटमेंट की बात करते हैं कैश फ्लो की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कैश फ्लो में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट, फाइनेंसिंग में ये देखा जाता है कि कहाँ से हम फाइनेंस करें, यानी कि कहाँ से हम फंड जनरेट करें। ऑपरेटिंग में ये देखा जाता है कहाँ कहाँ हम फंड लगाएं, यानी कि कैश को यूज़ करें बेटर वे में। और इन्वेस्टिंग में देखा जाता है कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड या फिर रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन कैश फ्लोज व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट इन फिक्स असेट्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन। यानी कि कैश फ्लो के अंदर जो हम फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, फर्म के अंदर फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाता है, इससे क्या होगा, इंक्रीज्ड इक्विटी, इंक्रीज्ड लायबिलिटी, डिक्रीज्ड कैश या फिर इंक्रीज्ड कैश। बताइए। देखिए, हम सीधे से समझ सकते हैं कि कैश फ्लो की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि फंड का मूवमेंट हो रहा है हमारे कैश का। और जब हम
फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि परचेस कर रहे हैं, या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास एक कैश जा रहा है, तो हमारे कैश में कमी आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर A firm that issues stocks and bonds to raise funds result in, यानी कि अगर एक कोई भी फर्म स्टॉक में इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है और फंड रेज करती है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डिक्रीज कैश, इंक्रीज इक्विटी या इंक्रीजेस लायबिलिटी? बताइए। क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस कैश, क्योंकि देखिए फंड रेज कर रही है तो उसके पास फंड आ रहा है यानी कि कैश आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा वो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजेस कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परचेज वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर इट्स सर्विसेबल लाइफ इज कैटेगराइज्ड एज, यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई भी असेट्स को परचेज करते हैं उसकी सर्विसेज लाइफ के ऊपर, यानी कि ऊपर का मतलब है कि पूरा हम ये देखते हैं कि उसकी सर्विस लाइफ कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसमें कैसे कैटेगराइज की जाएगी? एप्रिशिएटेड लायबिलिटीज, एप्रिशिएटेड असेट्स, डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन? देखिए उसको हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे डेप्रिसिएशन। ये आपको पता है कि कोई भी एसेट्स हम परचेस करते हैं तो हम ये देख के परचेस करते हैं कि इसका कितना टाइम तक ये हमारे लिए काम करेगी, उस हिसाब से हम पहले से ही प्रोविजंस बना के रखते हैं। ठीक है, जिससे कि एंड मोमेंट पर हमारा काफ़ी सारा अमाउंट सेकंड मशीन को परचेस करने में ना लगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो बतानी है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, बैलेंस शीट्स एंड इनकम स्टेटमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। देखिए इसको नन ऑफ की जगह ना ऑल कर लीजिए। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए बेसिक की बात करें तो यहाँ पे ऑल डी राइट आंसर होगा, क्योंकि हम कैश फ्लो भी बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी और इनकम स्टेटमेंट भी, ये सभी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं जो कि हमारे लास्ट फाइनल अकाउंट तक प्रिपेयर करती हैं और उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू, यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है वो यहाँ पे हमें क्लैरिफाई करता है कैश फ्लो को किसके अकॉर्डिंग? ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, फ्लो एंड आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, या फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटीज। ठीक है, बताइए। देखिए यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, क्योंकि कैश फ्लो के अंदर हम तीन तरह की एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। लेकिन याद रखिए अगर आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक है, और ये तीन ऑप्शंस होते और साथ में नन ऑफ दीज होता या ऑल ऑफ दीज होता, तो आप वहाँ पे इनफ्लो एंड आउटफ्लो भी कर सकते थे, ये भी आपका सही होता, क्योंकि कैश के अंदर हम कितना कैश आया कितना कैश गया इन सब का भी ट्रीटमेंट देखते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा कंसिडर किया जा सकता था, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिंग में इनफ्लो आउटफ्लो होता है, ऑपरेटिंग में भी होता है, फाइनेंसिंग में भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है। ठीक है, इसलिए हम ये भी कह सकते थे, लेकिन अगर हमें ये दिया है तो ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा करेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो एग्जांपल्स फ्रॉम अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। ओके, फाइनेंशियल एक्टिविटी से हमें कैश फ्लो का एक एग्जांपल बताना है। फाइनेंशियल एक्टिविटी बात की जा रही है तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होगा, रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड एंड ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, कैश रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर्स होगा, या फिर परचेस ऑफ फिक्स असेट्स होगा? बताइए।
क्या हो जाएगा? देखिए फाइनेंसिंग में आ जाएगा पेमेंट ऑफ डेट। परचेस ऑफ असेट्स हमारा किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। हमने इन्वेस्ट किया है एसेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो भी कैश फ्लो का एग्जाम्पल, अब हमें यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देना है। इन्वेस्टिंग से इश्यू ऑफ डिवेंचर हो सकता है, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर कैश, या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। बताइए। क्या होगा? सीधे सीधे बता सकते हैं आप, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दे रखा है तो ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको एक कैश फ्लो का आपको एग्जांपल बताना है जो कि आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ठीक है। अब तीनों चीजें आप समझ गए हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओन्ड वेंचर्स को परचेस करना, फिक्स असेट को सेल करना, इंटरेस्ट पे करना, लॉन्ग टर्म जो टर्म डिपॉजिट है बैंक के द्वारा, या फिर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल। बताइए। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा हमारा ये, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय लोन, सेल ऑफ डिपॉजिट तो हमारे पास किसका है? फाइनेंसिंग का काम है, ठीक है। परचेस ऑफ ओन डिवेंचर फाइनेंसिंग का काम है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारा किसका काम हो गया? बताइए। ये भी फाइनेंसिंग का काम है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आइटम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कंसिडर किया जाएगा कैश फ्लो के अंदर। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना, प्रेफरेंशियल इशू करना, इंटरेस्ट पे करना, या ऑल द अबव। क्या होगा? यस, डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। क्योंकि इसमें हमने देखिए प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन किया है तो हमारे पास से फंड गया, इश्यू किए फंड आया, इंटरेस्ट पे किया फंड गया, ठीक है। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, अब आपको बताना है जो ट्रायल बैलेंस है वो किसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज करते हैं? बैलेंस शीट के बैलेंस को, लेजर अकाउंट के बैलेंस को, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बैलेंस को, या फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस को। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है इन द बुक्स ऑफ, इसके तीन ही ऑप्शंस हैं, आपको ये बताना है अकाउंट के बुक्स में यदि हमारे ट्रांजेक्शन्स टोटली डिलीट है, यानी कि पूरी तरह से डिलीट हैं, तो इसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या क्या ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें एंट्री नहीं हुई, ये सिर्फ क्लरिकल एरर चेक करता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। और उसमें अगर पूरी टोटली तरह यहाँ पर कोई भी एंट्री डिलीट कर दी गई है तो इससे पता नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर करते हैं, उसको प्रिपेयर करने से क्या यूज़ है उसको बनाने का, मतलब क्या हमारा हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने से फ़ायदा होता है? स्पेशलाइज्ड जर्नल, बैलेंस शीट, लेजर, या जर्नल अकाउंट। क्या हेल्प करेगा हमारे ट्रायल बैलेंस बनाने में? सी हो जाएगा, लेजर की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा हेल्पफुल है, वो लेजर अकाउंट हमारा हेल्पफुल होगा ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द ट्रायल बैलेंस यूज्ड। अब ट्रायल बैलेंस क्यों यूज़ किया जाता है, किस में यूज़ किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, रिकॉर्ड बैलेंसेस ऑफ बैलेंस शीट, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द अकाउंटिंग साइकिल, या फिर इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। बताइए। जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारी क्या मदद करेगा?
देखिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये बैलेंस शीट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि बैलेंस शीट तो इसके बाद में बनती है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट अगर डज नॉट नहीं दिया होता तो सही होता है क्योंकि ये कंट्रीब्यूट तो करता है अकाउंटिंग साइकिल में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इट रिकॉर्ड बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंट्स के बैलेंसेस को रिकॉर्ड करता है लेजर से और फिर फर्दर हेल्प करता है और अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको बताना है जब डेबिट बैलेंस हमारा इक्वल होगा क्रेडिट बैलेंस से तो ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब होगा। ऑल अकाउंट्स आर करेक्ट, मैथमेटिकल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स, ये वाली हमारी इक्वेशन चलेगी, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। मैथमेटिकली हमारी कैपिटल लाइबिलिटीज ये सब सही है, कोई भी गलती नहीं है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में या फिर पोस्टिंग करने में लेजर से, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर होगा बी, ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि मैथमेटिकली हमारी जितनी भी एंट्रीज हुई हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैथमेटिकल एरर फाइंड आउट करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, बी सही है। ए हमारा सही नहीं है क्योंकि ये बैलेंसेस करेक्ट है, ये हमें नहीं बताता, और कोई मिस्टेक नहीं हुई है ये भी नहीं बता पाएगा, और कोई भी मिस्टेक पोस्टिंग की नहीं हुई है गलती तो ये भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। ये सिर्फ ये बता सकता है कि जो कैलकुलेशन है वो हमारी सही हुई है क्योंकि यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों मैच करनी होती हैं। नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर किया जाता है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईयर, फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर, या फिर एट द एंड ऑफ अ मंथ, बताइए। क्या हो जाएगा, कब प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इसको हम जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है हम यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं कह सकते क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब ईयरली बेसिस पे अपने क्लोज करते हो अकाउंट्स, इसलिए हम अकाउंटिंग पीरियड कहेंगे, ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है और ये जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तब हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम इन्फ्लुएंस द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा आइटम है जो कि हम इन्फ्लुएंस करेगा ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को। अगर हमने ट्रांजिट किया है डिपॉजिट में, कॉम्पनसेटिंग एरर, कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, या फिर पार्शियल ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, बताइए। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि देखिए डिपॉजिट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसकी एज इट इज एंट्री कर देंगे, कॉम्पनसेटिंग से भी ये हमें नहीं बता पाएगा, एंड कंप्लीट ओमिशन तो बिल्कुल ही हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कंप्लीट ओमिशन हुआ है। ये सिर्फ हमें बता सकता है पार्शियल ओमिशन क्योंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा अमाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू डेबिट बैलेंस होगा तो ट्रायल बैलेंस चेक करेगा और शो करेगा क्या, जो ये इंडिकेट करेगा कि कोई भी एरर नहीं हुआ है पोस्टिंग और रिकॉर्डिंग करते समय, बताइए। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ, अब देखिए आप आराम से बताइए। बहुत सिंपल है, इजीली आप आंसर कर सकते हैं। देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पर हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस जो है ये सिर्फ हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि ये हमारे क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इक्वल है, इट मीन्स हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, ठीक है, यानी कि मैथमेटिकली कोई भी एरर नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसमें से आपको ये बताना है, which of the following account with normal balance is shown at the debit side of a trial balance, यानी कि नॉर्मल बैलेंस के साथ हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में कौन सा आइटम दिखाएंगे।
क्रेडिट अकाउंट, अर्नड इनकम अकाउंट, रेंट इनकम अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड। अभी हमने डेबिट्स की बात की थी, अभी क्रेडिट है, बताइए। बैंक अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट या एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या हो जाएगा? एक्रूड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमारी डेबिट साइड में दिखाई जाती हैं। ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट साइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अब आपको इसमें बताना है इसमें से कौन सी प्रॉब्लम है जो एक एम्प्लॉय एक इंडस्ट्री के अंदर फेस करता है। एक्सीडेंट, रिटायरमेंट, ट्रांसफर या फिर प्रमोशन। कौन सी करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे उसे लगता है कि यहाँ पर कभी ना कभी उसका रिटायरमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम वो फेस करता है। एक्सीडेंट हम नहीं कह सकते, एक्सीडेंट तो बाहर भी हो सकता है। ठीक है, एंड ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र तो उसके लिए सही है क्योंकि अमाउंट तो उसको मिल रहा है। एंड प्रमोशन भी हम ये नहीं कह सकते, इसलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मुझे रिटायरमेंट ही बेस्ट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, और आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसका आंसर। मेरे अकॉर्डिंग मुझे रिटायरमेंट इसका आंसर सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपको ये बताना है इसमें से कब हमारा फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ये आया था हमारा 1948 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट है बता दीजिएगा। आप इकट्ठे देखिए, मैं डेली डाउट इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि जब 5 से 6 डाउट हो जाएंगे तब हम उनको डेली डिस्कस करेंगे। 3 से 4 डाउट हैं, आप लोगों ने भेजे हैं मुझे टेलीग्राम पे। आप प्लीज़ मुझे 2 बजे तक और भी डाउट्स भेज दीजिए जिससे कि मैं उन सारे डाउट्स को आपको आज ही डिस्कस कर लूँ। ठीक है, 2 बजे तक भेजने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो सारे डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।